बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 6 के इख्तितामी मराइल पर हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है प्रोकैरियोट, किंगडम प्रोकैरियोट। हम इसमें स्टडी कर रहे हैं किंगडम प्रोकैरियोट में दो बड़े ग्रुप हैं, एक बैक्टीरिया और एक सियानो बैक्टीरिया। जब हमने ये किंगडम के करेक्टर पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि इस किंगडम के जो करेक्टर होते हैं वो ये होते हैं कि जी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं इस किंगडम में और यूनिसेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आपके पास दुनिया में दो कैटेगरी के, बैक्टीरिया और सियानो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हम स्टडी कर रहे थे, इसके बाद हम सियानो बैक्टीरिया को स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया में अब तक आपने काफी कुछ पढ़ लिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया की टाइप्स। कल की क्लास में हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरिया के यूजफुलनेस देखी, हार्मफुल बैक्टीरिया देखे। अब एक छोटी सी बात है, वो ये है कि बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे किया जाता है, एहतियात वगैरह जो है वो देख लेते हैं, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये वर्बली टॉपिक है, इसमें मैं क्या लिखूंगा इसमें मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। बैक्टीरिया, चूंकि हमने देखा कि बैक्टीरिया के कुछ हार्मफुल इफेक्ट हैं। पहला हार्मफुल इफेक्ट जो है वो ये कि बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज पैथोजेनिक होती है, यानी पैरासाइटिक होती है, आपके जिस्म में जाएंगी, आपकी बॉडी से खाना हासिल करके आपको बीमार कर देती है। खाली इंसानों को नहीं, बैक्टीरिया कुछ जो है प्लांट को भी, इनमें डिजीज होती है प्लांट की, ये प्लांट को भी हार्मफुल प्रोवाइड करती हैं, उनको नुकसान पहुंचा देती हैं। और दूसरा नुकसान जो हमने बैक्टीरिया का जिक्र किया था वो था फूड स्पॉइलेज, यानी कि ये आपके खाने को ख़राब कर देता है, सड़ा देता है खाने को। तो इन दो मामलात की वजह से हमें बैक्टीरिया को कंट्रोल करना पड़ता है। अब हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कैसे करते हैं जी? कंट्रोल करने का मकसद तो पहली बात तो यही है कि मकसद जो होता है कंट्रोल करने का वो ये कि इसके ये जो दो नुकसानात हैं इससे हम बच सकें। अगर आप बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लोगे, एक कम्युनिटी के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर अगर आपने बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लिया तो आपको उस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से भी बच जाएंगे और आप जो है वो फूड स्पॉइलेज से भी बच जाते हैं। तो कंट्रोल बैक्टीरिया का हम जो है वो बैक्टीरिया की हार्मफुल इफेक्ट जो होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कर रहे होते हैं। कंट्रोल करने के जो आपके पास बैक्टीरिया की वो होती है तरीक़ेकार। सबसे पहले पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें। पैथोजेनिक बैक्टीरिया को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं जी? अगर किसी शख्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल डिजीज है किसी शख्स को, यानी कि उस शख्स के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है, तब उसको जाकर के जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है, तो सबसे पहली चीज जो हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं वो उस शख्स का इलाज थ्रू एंटीबायोटिक्स जो है हम उस शख्स का इलाज करते हैं, ताकि वो जो है इस बीमारी को ना फैलाए, उसको इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट चीज़ हमारे पास है वो है ट्रीटमेंट ऑफ द पर्सन। जिसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हम उसको इलाज करेंगे, उसको सही करेंगे एंटीबायोटिक्स की मदद से। उसके बाद दूसरी जो हम ट्रीटमेंट कंट्रोल करने के लिए करते हैं जी, कि हम इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन आपको पहले चैप्टर में बताया था कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन क्या होती है जी, कि आप किसी भी बीमारी को होने से पहले उसकी इम्यूनिटी अपने अंदर बना देते हैं। तरीक़ाकार भी आपको बताया था कि जैसे कि बैक्टीरियल कोई बीमारी है, जैसे कि टेटनस। टेटनस जो है वो एक बैक्टीरिया से होती है। तो टेटनस बीमारी की वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन किस तरह की जाएगी कि एक अधमरा सा टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। अधमरा से मुराद ऐसा बैक्टीरिया जो ग्रोथ नहीं कर सकता, जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो टेटनस का ऐसा बैक्टीरिया जो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है आपकी उस बीमारी की, उस बैक्टीरिया की इम्यूनिटी आपके अंदर बना लेगी। जैसी आपकी बॉडी इम्यूनिटी बना लेगी तो वो उस बैक्टीरिया को मार देगी। लेकिन हुआ क्या, इस सब चक्करबाजी से फायदा, आपकी बॉडी में टेटनस बैक्टीरिया का इम्यूनिटी बन गई। अब अगर आपको बाद में जिंदगी में कभी भी टेटनस बैक्टीरिया जो है आपकी बॉडी में जाएगा तो फिर आपकी बॉडी में पहले से उसकी इम्यूनिटी बनी हुई होगी और आप बच जाओगे। तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल करने का एक बहुत ही मौसर तरीका है थ्रू वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। उसके बाद तीसरी चीज, जिन जगहों पर बैक्टीरिया उग रहा होता है, जिन जगहों पर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस हो रहा होता है कॉलोनी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर, हम देखते हैं क्योंकि बैक्टीरिया एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है, तो पानी को ठहरने नहीं दिया जाता, गंदे पानी, गंदगी नहीं की जाती, साफ सुथरा रखा जाता है इलाकों को, ताकि वहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो सके। और अगर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर आपको बैक्टीरियल बीमारियां भी नहीं होंगी। तो तीसरी चीज़ है जी, आपने बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज होती हैं, बैक्टीरिया की जो हैबिटाट होता है
उसको खत्म करना होता है अपनी कॉलोनी के अंदर। चौथी चीज अवेयरनेस, अपनी कम्युनिटी के अंदर आपने अवेयरनेस पहुंचानी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हवाले से, और बैक्टीरिया ये वैक्सीनेशन के हवाले से अवेयरनेस पहुंचाई जाती है। आप जानते हैं आज की तारीख में वैक्सीनेशन के हवाले से बड़ी जो है वो अवेयरनेस की कमी है, लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे होते कि जी ये नुकसानदेह है और ये है और वो है। तो अवेयरनेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये पांचवी चीज़ जो होती है कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया, वो हाइजेनिक है। हाइजेनिक कंडीशंस आपको मेंटेन करनी होती है, अपने घर को, इलाके को, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखना होता है। एंटी बैक्टीरियल सोप का इस्तेमाल करना होता है, एंटी बैक्टीरियल लोशंस वगैरह, इनके थ्रू एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये 4-5 तरीके कार हैं जिनसे हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। अगर किसी शख्स को बैक्टीरियल बीमारी है तो उसका इलाज, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ताकि लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो ही ना। तीसरा, इलाकों को साफ, बैक्टीरिया की जो हैबिटाट होती है, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है, उनको डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद लोगों में अवेयरनेस पहुंचाना, खासकर वैक्सीनेशन के हवाले से, और फिर हाइजेनिक कंडीशंस को अपनाना ताकि आप जो है वो साफ सुथरे रहें। तो ये तरीके अगर आप अपनाएंगे तो आप बैक्टीरिया से बचेंगे, और अगर आप बैक्टीरिया से बचेंगे तो आपको बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। ठीक। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं मजीद। हमने किंगडम प्रोकैरियोट का एक ऑर्गेनिज्म, जो किंगडम प्रोकैरियोट है उसमें 2 बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें से एक हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात करेंगे दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म की, जिसको हम कहते हैं सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया, तो अब हम इसको स्टडी करेंगे। तो किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मुनेरा, ये ऐसा किंगडम होता है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी उनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होगा और वो यूनिसेलुलर होते हैं। 2 बड़े ग्रुप आपको इस किंगडम में मिलेंगे, एक बैक्टीरिया और एक सियानोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपने स्टडी कर लिया, देखा आपने उसकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद है। अब हम बात करेंगे सियानोबैक्टीरिया की, ये सियानोबैक्टीरिया क्या होता है। पहली बात, फॉर्मली इसको हम, यानी पहले जो है हम इसको जो है ब्लू ग्रीन एल्गी कहा करते थे। ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले जो है इसको, जब ये किंगडम प्रोकैरियोट नहीं बना था या किंगडम मुनेरा नहीं बना था, तो हम सियानोबैक्टीरिया नाम नहीं था इसका, इसका पहले नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको एल्गी कहा जाता था। एल्गी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, प्लांट से जरा सिमिलर हो जाते हैं। सेल वॉल मौजूद होती है इनमें, या ऑटोट्रॉप होते हैं, अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो सियानोबैक्टीरिया जो है उसमें सेल वॉल है। सियानोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, सॉरी, ऑटोट्रॉप होता है, यानी अपना खाना खुद तैयार कर सकता है। ये मैं लिख देता हूँ, सियानोबैक्टीरिया में सेल वॉल मौजूद होती है, और सियानोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होता है, यानी अपना खाना खुद तैयार कर सकता है फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो चूंकि इसमें ये 2 करेक्टर पाए जा रहे होते थे, सेल वॉल और ऑटोट्रॉप, तो हम इसको एल्गी कहा करते थे। और ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा करते थे, क्योंकि ये हमें ब्लू ग्रीन कलर का नजर आता था, ब्लू और ग्रीन कलर का ये आपको नजर आ रहा होता था, तो इसका नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक। एल्गी क्यों कह रहे हो आप, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप है, सेल वॉल मौजूद है। और ब्लू ग्रीन इसको आप इसके अपीयरेंस पर कह रहे होते थे। लेकिन फिर जब आगे जाके आपने सेल को स्टडी किया तो पता चला कि इसका सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बगैर न्यूक्लियस का, यानी इसके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ना ही जो दूसरे बड़े ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी नहीं होते। तो जैसे आपने देखा कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका सेल प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोट हो गया ये, और बैक्टीरिया से करीब हो गया, क्योंकि एल्गीज, जितने भी एल्गीज हमारे पास आज की तारीख में दुनिया में मौजूद हैं, उन सब में यूकैरियोटिक होते हैं, उन सब में न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो अब कहानी कुछ ऐसी हो गई थी कि आपके पास पहले थे एल्गीज नाम के ऑर्गेनिज्म। एल्गीज हम कहते थे उनको जिनमें सेल वॉल मौजूद होता है और ऑटोट्रॉप होते हैं वो। ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में आ रहे थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेमोडोमोनास, स्पायरोगायरा, यूनिसेलुलर भी आ रहे थे, मल्टी सेलुलर एल्गीज, अल्वा वगैरह, क्लोरेला, डायाटम, बहुत सारे एल्गीज थे दुनिया के अंदर। लेकिन जब हमने सेल को स्टडी किया इनके, तो हमें पता चला कि जी एल्गी 2 किस्म का हो रहा है। एक यूकैरियोटिक एल्गी, यूकैरियोटिक एल्गी यानी जिनके सेल में जो है यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस मौजूद है, और एक प्रोकैरियोटिक एल्गी, यानी कि जिनका सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। प्रोकैरियोटिक खाली एक ही किस्म का एल्गी हमें नजर आ रहा था, ब्लू ग्रीन एल्गी जो था वो था प्रोकैरियोटिक।
जबकि बाकी तमाम एल्गीज जो है वो हमें यूकैरियोटिक मिल रहे थे, यानी कि डायटम जो है, डायटम, क्लोरेला, स्पायरोगायरा, ये सारे जितने भी एल्गी थे भले वो कुछ इनमें से यूनिसेलुलर थे और कुछ इनमें जो है वो मल्टी सेलुलर थे। तो हमारे पास एल्गी, जब हमने उनको सेल को स्टडी किया तो हमारे पास एल्गी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, यूकैरियोटिक एल्गी, प्रोकैरियोटिक एल्गी। प्रोकैरियोटिक एल्गी जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी था, बाकी तमाम जितने भी एल्गीज थे वो यूकैरियोटिक थे। आगे जाके जो है फिर जब किंगडम्स बनना शुरू हुए, किंगडम्स को क्लासिफाई करना शुरू हुए, तो हमने देखा कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये प्रोकैरियोटिक है, और दुनिया में इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक होता है, वो होता है बैक्टीरिया। तो आपने क्या करा, आपने कहा जी कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया से ज्यादा क्लोज हो गया, क्योंकि इसका और बैक्टीरिया का सेल एक जैसा है, प्रोकैरियोटिक, और बाकी तमाम यूकैरियोटिक से ये दूर हो गया, क्योंकि बाकी तमाम यूकैरियोटिक है, बस सिर्फ ये एक प्रोकैरियोटिक है। तो इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी को आपने कहा कि जी ये एल्गी नहीं है, क्योंकि एल्गीज आप देखें सारे एल्गीज यूकैरियोटिक है, सिर्फ एक को छोड़कर। एक ऐसा एल्गी है जो प्रोकैरियोटिक है, और एक और ऑर्गेनिज्म दुनिया में प्रोकैरियोटिक है, वो है बैक्टीरिया। तो फिर आपने इसको ब्लू ग्रीन एल्गी के बजाय इसका नाम आपने चेंज करके कर दिया सियानो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाम डाल दिया इसके नाम के साथ, ताकि ये बैक्टीरिया के क्लोज लगे, और फिर हमने इन दोनों को, इसको भी और बैक्टीरिया को भी, मुनेरा किंगडम में डाल दिया था, मुनेरा किंगडम में डाला। तो अब हम ये कहते हैं, अब हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं कहते, अब हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं कहते, क्योंकि एल्गी नहीं है अब ये। एल्गी होने के लिए शर्त क्या है, यूकैरियोटिक। इनको बस अब आप एल्गी कहते हो, ये है एल्गी, यूकैरियोटिक। ठीक, तो पहले इनको आप कहा करते थे ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप थे, सेल वॉल मौजूद था, इस वजह से आप इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे। लेकिन जब आपने इनका सेल को देखा तो ये प्रोकैरियोटिक लगे, और प्रोकैरियोटिक तो बैक्टीरिया होता है, लिहाजा आपने इनका नाम चेंज कर दिया और इनका नाम रख दिया आपने सियानोबैक्टीरिया, और यूं जो है ये आपके किंगडम मुनेरा में आ गया। तो आज की तारीख में ये किंगडम मुनेरा, या अगर आप उसको दूसरा किंगडम नाम दें तो उसका नाम होता है प्रोकैरियोटी। इस किंगडम में ये पाया जाता है अलोंग विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ अब ये इस किंगडम के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, तो ये इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बात हो गई। ये एक्वेटिक होता है जी, पानी के अंदर पाया जाता है, ज्यादातर इसकी स्पीशीज फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है, लेकिन कुछ स्पीशीज इनकी जो है वो समंदरी पानी यानी मेराइन वाटर में भी मिलती है। तो दोनों किस्म के पानी में ये पाया जाता है, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन वाटर में भी। तो ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता तो ये यूनिसेलुलर है, एक सेल का होता है, इसकी बॉडी में एक सेल होता है, क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोटिक होते हैं वो एक सेल वाले होते हैं। लेकिन रहने के एतबार से ये सिंगल भी रहता है अक्सर, यानी अकेले भी रह रहा होता है, बाज़ औक़ात ये कॉलोनी भी बना लेता है। और कॉलोनी जो है इनकी दो किस्म की हो सकती है, एक क्लस्टर की तरह की कॉलोनी भी हो सकती है इनकी, और फिलामेंट की तरह की कॉलोनी भी हो सकती है। यानी कि कुछ एल्गी, कुछ सियानोबैक्टीरिया आपको ऐसा अकेला मिलेगा, कुछ बैक्टीरिया, कुछ सियानोबैक्टीरिया आपस में मिलकर ऐसे क्लस्टर वाली कॉलोनी बनाए हुए होते हैं, और कुछ सियानोबैक्टीरिया आपस में मिलकर ऐसी फिलामेंट वाली कॉलोनी बनाए हुए होते हैं। तो तीन तरह के होते हैं ये, सिंगल, क्लस्टर कॉलोनी, या फिलामेंटियस। ठीक, ये ऑटोट्रॉप होता है, मैंने ऊपर भी कहा हुआ है ऑटोट्रॉप होता है ये। ऑटोट्रॉप दो तरह की ये ऑटोट्रॉपी करता है ये, एक तो फोटोसिंथेसिस करता है ये, फोटोसिंथेसिस करेगा ये, यानी कि हवा में से और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, पानी लेगा, उनको मिलाएगा, क्लोरोफिल मौजूद होता है इसके पास, और फिर ये तैयार कर लेगा अपने लिए एक सिंपल सा कंपाउंड ग्लूकोज, साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन को ये डिस्चार्ज कर देता है हवा के अंदर। तो एक तो ये इस तरीके से ऑटोट्रॉपी है, ये अपना खुद खाना तैयार करता है बाय फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा एक और तरीके से ये अपने लिए कंपाउंड्स बनाता है, उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग के जरिए भी ये अपना कंपाउंड बनाता है। ये हवा के अंदर जो नाइट्रोजन गैस होती है हवा के अंदर, उसको ये यूटिलाइज करता है और उसको नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स कंपाउंड बना देता है। ये जो नाइट्रोजन होती है, अगर आप इसके अंदर ऑक्सीजन मिला दें, NO2 NO3, तो ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट हो जाते हैं। फिर ये इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, नाइट्रोजन, हवा में जितनी नाइट्रोजन होगी उसके साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करेगा, बन जाएगा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। फिर ये उनको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर इन कंपाउंड्स को
अपने प्रोटीन और अमाइनो एसिड बनाने में काम ले आता है इस्तेमाल, प्रोटीन या अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन और अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तीनों चारों मौजूद होती है। आपको याद होगा प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। तो ये नाइट्रोजन हासिल कर लेता है, इसलिए ये उस नाइट्रोजन की मदद से अमाइनो एसिड और प्रोटीन बना लेता है। तो दो तरीकों से ये ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद तैयार करता है। ये ज्यादातर फोटोसिंथेसिस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके अपने लिए कंपाउंड बना लेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करता है, हवा की नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देता है, जिससे बन जाता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट। फिर उन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल करता है। इसमें दो तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की कई टाइप होती है, लेकिन इसके पास खाली एक ही किस्म का क्लोरोफिल होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल ए। प्लांट में बहुत सारे क्लोरोफिल कई टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, अल्फा, बीटा, लेकिन इसके पास एक ही किस्म का क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए। और एक और पिगमेंट इसके पास पाया जाता है जिसको हम कहते हैं फाइकोसायानिन। फाइकोसायानिन, ये जो क्लोरोफिल होता है इसका कलर ग्रीन आ रहा होता है, और फाइकोसायानिन का कलर जो है वो ब्लू आ रहा होता है। तो ये दो बड़े पिगमेंट्स इसकी बॉडी में, इसके सेल में मौजूद होते हैं, और एक का कलर ग्रीन, एक का कलर ब्लू। इसी वजह से ये हमें अपेयर जो है वो ब्लू ग्रीन हो रहा होता है, हमें ये ब्लू ग्रीन नजर आ रहा होता है। तो ये दो तरह के पिगमेंट्स होते हैं, इस पिगमेंट से ये अपनी फोटोसिंथेसिस करता है और इस पिगमेंट से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉप हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। अब हम अगर इसके सेल की बात करें, सेल के स्ट्रक्चर की, तो इसके सेल वॉल होती है सबसे पहली, डबल लेयर सेल वॉल होती है। डबल लेयर यानी दो लेयर की सेल वॉल होती है। जो आउटर लेयर होती है, आउटर वाली जो लेयर होती है, वो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है, और बैक्टीरिया की तरह उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन भी पाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम स्पीशीज में। जबकि जो इनर लेयर होती है, इनर सेल वॉल होती है, वो खाली सेल्यूलोज से बनी हुई होती है। ठीक, तो दो सेल वॉल की लेयर्स होती हैं इसके पास। उसके बाद साइड ये सेल वॉल की एक लेयर आ गई, अरे भैया, ये एक लेयर आ गई सेल वॉल की, ठीक है, और ये दूसरी लेयर आ गई जी सेल वॉल की। ठीक है जी, तो ऐसे दो सेल वॉल की इसकी लेयर होती है। उसके बाद फिर साइट सेल मेम्ब्रेन होता है। अब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ होता है, ऐसे दो हिस्सों में तकसीम होता है इसका साइटोप्लाज्म अंदर का। बाहर वाला जो रीजन होता है, ये वाला, ये जरा कलर होता है, इसमें ये फाइकोसायानिन और क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ये इधर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म इसके दो हिस्सों में तकसीम हुआ है, एक बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। मैं लिख लेता हूँ, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक कहलाता है आउटर, जो बाहर वाला है उसको आप कहते हो क्रोमोप्लाज्म। ये कलरफुल होता है, इसमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, यही दो पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और फाइकोसायानिन। और जो अंदर वाला साइटोप्लाज्म है जो ज्यादा है उसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म, ये कलरलेस होता है। तो ये वाला जो है कलरफुल होता है, ये कलरफुल आपको नजर आ रहा होता है, और ये वाला जो होता है ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। अब ये जो क्रोमोप्लाज्म है इसका कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स मौजूद है क्लोरोफिल और फाइकोसायानिन। जबकि सेंट्रोप्लाज्म जो है इसमें जो है इसका जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, यही क्वाइल डीएनए जो होता है, न्यूक्लियस तो होगा नहीं, प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें चूंकि सेंट्रोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल का कलर नहीं होता, तो इसलिए ये हमें सेंट्रोप्लाज्म जो है वो कलरलेस नजर आ रहा होता है। तो ये इसका जो हो गया, ये न्यूक्लियाइड हो गया, यानी कि डीएनए, सर्कुलर डीएनए, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए बगैर न्यूक्लियस का जो होता है उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और कोई बड़ा ऑर्गेनल जो है वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना गोल्जी बॉडीज होंगी, ना ईआर होगा, ना क्लोरोप्लास्ट नाम का पिगमेंट मौजूद होता है। तो ये कुछ भी इसमें चीजें नहीं होती। ये एक सिंगल इसकी बात करी है मैंने, एक इसकी। अब ये कॉलोनी बनाएगा, फिलामेंट बना लेगा, वो एक और बात, कॉलोनी में रहेगा तो एक और बात। ठीक है जी, तो ये साइनोबैक्टीरिया की कुछ फीचर्स मैंने आपको बताई। मजीद आपको कुछ बताऊं एक और, वो ये कि इनमें खाली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
रिप्रोडक्शन ये खाली एसेक्सुअल यानी बगैर गैमेट्स के रिप्रोड्यूस करते हैं बस। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर एब्सेंट होता ही नहीं है। ये गैमेट्स वगैरह ना बनाते हैं ना उसके तरीके से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें एब्सेंट होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन से करते हैं, ये बाइनरी से करते हैं। उसके अलावा मल्टीपल फिशन से भी करते हैं ये। और एक एनाइड्स होती है एक तरीका, और हेटेरोसिस्ट के जरिए करते हैं, एक आयनाइड्स के जरिए करते हैं। फ्रेगमेंटेशन है एक तरीका, ये भी हम देखते हैं ये तरीके क्या है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास सियानोबैक्टीरिया। इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की हमने बात करी, थोड़ा सा रिपीट करते हैं, फिर हम एक इसकी एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, उसको हम स्टडी करेंगे। तो सियानोबैक्टीरिया क्या है? किंगडम प्रोकैरियोटी का दूसरा बड़ा ग्रुप सियानोबैक्टीरिया कहलाता है। आप पहले इनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा करते थे क्योंकि ये एल्गीज की तरह सेल वॉल और ऑटोट्रॉप होते हैं और इनका कलर ब्लू ग्रीन नजर आ रहा होता है। लेकिन जब आपने बाद में इनके सेल को देखा तो आपको इनका सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक नजर आया। इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये बैक्टीरिया के क्लोज हो गए, एल्गीज से दूर हो गए, लिहाजा आपने इसका नाम चेंज कर दिया और इनका नाम आपने कर दिया सियानोबैक्टीरिया। आज हम इनको सियानोबैक्टीरिया कहते हैं और ये किंगडम मुनेरा और प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया के साथ। इसके पास सेल वॉल होता है, डबल लेयर सेल वॉल होता है। जो आउटर सेल वॉल होती है, बाहर वाली जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज पेक्टिन से बनी हुई होती है। कुछ के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की तरह मौजूद होता है, जबकि अंदर वाली जो सेल वॉल होती है वो खाली सेलुलोज से बनी हुई होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी दो हिस्सों में तकसीम होता है। बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो कलरफुल आपको नजर आ रहा होता है, उसको आप कहते हो क्रोमोप्लाज्म। जबकि अंदर वाला जो साइटोप्लाज्म है वो आपको कलरलेस नजर आ रहा होता है, उसको आप कहते हो सेंट्रोप्लाज्म। क्रोमोप्लाज्म में पिगमेंट्स मौजूद है, इस वजह से वो कलरफुल नजर आ रहा है। सेंट्रोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, इसलिए आपको वो कलरलेस नजर आ रहा है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, पानी में पाया जाता है, मीठे और नमकीन और खारे दोनों पानी में पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉप होता है, ये अपना खाना खुद तैयार कर सकता है। यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉप की पहले बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉप होता है, अपना खाना खुद तैयार कर लेता है दो तरीकों से, फोटोसिंथेसिस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके ये अपने लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेगा, या नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन, हवा में जो नाइट्रोजन मौजूद होती है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बना देता है, फिर वो एब्सॉर्ब कर लेता है और उन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को ये अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल कर लेता है। तो ये दो तरीकों से जो है अपने लिए कंपाउंड्स बना रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहा है, और या नाइट्राइट नाइट्रेट्स बना रहा है। तो यूं ऑटोट्रॉप हो जाता है, ये कोई बाहर से खाना हासिल नहीं करता, बिल्कुल हार्मलेस है ये, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि नुकसान वो पहुंचाएगा जो आपकी बॉडी से खाना हासिल करता है। ये तो ऑटोट्रॉप है, आजाद है। तो चूंकि ये अपना खाना खुद तैयार कर रहे हैं, दे आर हार्मलेस क्रिएचर, इनसे कोई आपको नुकसान नहीं होता, कोई आपको ये नुकसान दी स्पीशी नहीं होती है। यूनिसेलुलर होते हैं, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। हाँ, आपको कुछ सियानोबैक्टीरिया अकेले फ्री लिविंग नजर आएंगे, यानी वो एक सेल के हैं, अकेले रह रहे हैं। कुछ सियानोबैक्टीरिया क्लस्टर की फॉर्म में मिलकर रहना शुरू कर देते हैं। आपको ये मल्टी सेलुलर शायद लगे, लेकिन ये हर सेल इंडिपेंडेंट है, आजाद है, और हर सेल अलग कर दिया जाए तो अकेले सरवाइव कर सकता है। तो ये कॉलोनी कहलाती है। ये बहुत सारे यूनिसेलुलर सियानोबैक्टीरिया मिल के रह रहे हैं, और बाज़ औक़ात ये अपनी एक फिलामेंट की तरह की कॉलोनी बना लेते हैं। तो दो तरह की इनकी कॉलोनी होती है, क्लस्टर या फिलामेंटस। ठीक है, जो दो, इसका कलर ब्लू ग्रीन क्यों आ रहा है? इसके अंदर एक क्लोरोफिल ए मौजूद है और एक फाइकोसायानिन है। एक का ग्रीन एक का ब्लू कलर होता है, इस वजह से ये आपको कलरफुल नजर आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं होती, ये कोई गैमेट्स नहीं बनाएगा, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करता है बैक्टीरिया की तरह, या तो बाइंडिंग फिशन मल्टीपल फिशन कर लेगा, या फिर ये एकाइनाइड्स कर लेगा, या फ्रेगमेंटेशन वगैरह करता है जी। ठीक है, ये हो गया सियानोबैक्टीरिया। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल को देखते हैं जिसका नाम है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक को स्टडी कर लेते हैं जी। सबसे पहले नॉस्टॉक, पहली बात सियानोबैक्टीरिया है ये, और जैसे आपने इसको सियानोबैक्टीरिया कहा तो सियानोबैक्टीरिया की तमाम करेक्टरिस्टिक इसके अंदर आ गई। तो ये सियानोबैक्टीरिया है, और चूंकि ये सियानोबैक्टीरिया है लिहाजा इसका ताल्लुक किंगडम प्रोकैरियोटी से है।
ये यूनिसेलुलर है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इसकी सेल वॉल डबल लेयर है, इसका साइटोप्लाज्म भी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। बाहर वाला सेंट्रोप्लाज्म क्रोमोप्लाज्म कहलाता है और अंदर वाला सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। इसके पास दो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल और फाइकोसायानिन। ये ऑटोट्रॉप है, ये अपना खाना खुद तैयार करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। तो ये चूंकि सायानोबैक्टीरिया का ताल्लुक रखता है, लिहाजा सायानोबैक्टीरिया की तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने अभी आपको ऊपर बयान करी वो सब इसके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, अब ये यूनिसेलुलर तो है लेकिन ये फिलामेंटस कॉलोनी में होता है, यानी इसकी कॉलोनी की सूरत में रह रहे होते हैं ये, और फिलामेंट की कॉलोनी बनी हुई होती है ऐसे। ये एक सायानोबैक्टीरिया, ये दूसरा सायानोबैक्टीरिया, ये तीसरा सायानोबैक्टीरिया, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ये कॉलोनी की सूरत में रह रहे होते हैं। अगर हम एक सेल को निकाल के देखें तो एक सेल ऐसा होता है जी, ये एक सेल हो गया जी, ये इसकी आउटर सेल वॉल हो गई और ये इसकी इनर सेल वॉल हो गई। ठीक है जी, दो सेल वॉल हो गई इसकी। उसके बाद अंदर इसका साइटोप्लाज्म हो गया जी, जिसमें से ये वाला जो है ये सेल मेम्ब्रेन, ये वाला जो साइटोप्लाज्म एक कलर होगा, ये हिस्सा साइटोप्लाज्म का कलर हिस्सा है, इसको आप सेंट्रोप्लाज्म कहोगे। ठीक है जी, ये कलर हिस्सा हो गया। और ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये इसमें न्यूक्लियाइड मौजूद है, और ये जो है वो, तो ये आउटर लेयर हो गई सेल वॉल की, ये भी सेल वॉल है आउटर वाली। ये हो गई जी इनर सेल वॉल, इनर सेल वॉल। फिर सेल वॉल के फौरन बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, और साइटो ये जो लाल लाल डार्क है ये क्रोमोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का बाहर वाला हिस्सा। और ये जो अंदर बड़ा सा रीजन है ये सेंट्रोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म का दूसरा इनर हिस्सा। और ये जो बीच में मौजूद है ये न्यूक्लियाइड है जी, जेनेटिक मटेरियल इसका। तो ये आपके पास एक नॉस्टॉक का सेल हो गया। लेकिन नॉस्टॉक अकेले नहीं रहना होता, नॉस्टॉक जो है वो कॉलोनी बना लेता है। इसकी कॉलोनी क्लस्टर की फॉर्म में नहीं होती, इसकी कॉलोनी होती है फिलामेंट की सूरत में। जैसे कि आपने देखा होगा तस्बीह होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं और आप मिला के एक लंबी बना लेते हैं ऐसे। अच्छा, अब इसकी ये कॉलोनी है जी, अपनी कॉलोनी को मजबूत करने के लिए ये क्या करता है, अपने बाहर जो है ऐसे, ये बाहर, ये कॉलोनी के बाहर एक जेली जेली टाइप की लेयर बना लेता है ये ऐसे दोनों तरफ, ताकि इसके जितनी भी कॉलोनी के जितने भी ये सेल हैं ये सारे एक दूसरे से स्टिक रहें, जुड़े रहें। तो ये एक जेली सी लेयर बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं म्यूसिलाजिनियस शीट। ये एक जेली टाइप की लेयर होती है, जिसकी वजह से ये बड़ा चमक चमक सा लग रहा होता है, लेस लेस सा लग रहा होता है। ये एक ऐसी जेली टाइप की, यानी कि इसका जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज से बनी हुई होती है, ये वाली शीट जो होती है म्यूसिलाजिनियस शीट। तो इसका जो सेल वॉल होता है कुछ सेल्यूलोज जो है वो बाहर खारिज करता है और उससे जो एक लेयर सी बन जाती है, जेली टाइप की लेयर, जिसका काम ये होता है कि नॉस्टॉक का फिलामेंट में जितनी ये जो फिलामेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, उसको स्टिक रखना। ठीक है जी, ये इसकी एक कॉलोनी हो गई। उसके बाद ये अकेली कॉलोनी भी नहीं होती, ऐसी बॉल टाइप की ये बना लेता है बहुत सारी, जैसे कि एक ये कॉलोनी हो गई, एक ये कॉलोनी हो गई, ऐसे बहुत सारी इसकी फिलामेंट की कॉलोनी होती है। और बॉल शेप का स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे बॉल शेप का। और ये आपको बॉल शेप जो है वो आपको वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर, खारे पानी, मीठे पानी, दोनों में ये पाया जाता है। अब इसकी कुछ तरह यूनिक कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो इसके पास इसके जो फिलामेंट है कुछ सेल्स के बाद एक खास किस्म का सेल आता है, रेक्टेंगुलर शेप सेल होता है ये। यानी कि आप देखें ये कुछ इसके बहुत सारे इसके फिलामेंट में काफी सेल्स के बाद एक ऐसा सेल मौजूद होता है, दोनों तरफ लगा देता हूं मैं। इस सेल को आप कहते हो हेट्रोसिस्ट। ये खास किस्म का रेक्टेंगुलर सेल है जी, हेट्रोसिस्ट आप इस सेल को कहते हो। और इसका काम होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, ये काम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैंने आपको अभी हवा बताया था ऊपर, कि हवा में जो नाइट्रोजन होती है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स बनाना। तो ये वाले जो सेल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, ये वाला भी हेट्रोसिस्ट हो गया। दो हेट्रोसिस्ट के बीच का जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको आप कहते हो हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया यानी हार्मोगोनिया क्या हो गया,
नॉस्टॉक के बहुत सारे सेल्स को मिला के एक फिलामेंट जिसमें कोई हेटेरोसिस्ट नहीं है, ठीक है, ये नॉस्टॉक। तो दो हेटेरोसिस्ट के दरमियान जो फिलामेंट का टुकड़ा है उसको आप कहते हो हॉर्मोगोनिया, और हेटेरोसिस्ट आपके पास ऐसे ये एक नॉस्टॉक की एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एक तो इसका मैंने आपको बताया बाइनरी फिशन, आपको बाइनरी फिशन बताया जी, यहाँ लिख देते हैं बाइनरी फिशन। कल आपने पढ़ा था एक सेल टूट जाएगा दो सेल बन जाएंगे इसके, उसको आप बाइनरी फिशन कहते हो। ये उनमें होता है जो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कॉलोनी की फॉर्म में नहीं रह रहे होते। ये एक सियानोबैक्टीरिया है, कॉलोनी में नहीं रह रहा, ये अकेले तनहा अकेले रह रहा होता है, तो ये जो है वो बाइनरी फिशन करेगा, अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसके दो टुकड़े कर लेगा, दो कॉपी बना लेगा, सॉरी टुकड़े नहीं कॉपी बना लेगा ऐसे। फिर अपनी ये जो सेल है इसको स्ट्रेच करेगा, और फिर स्ट्रेच होने के साथ साथ ये दोनों सेल्स आपस में टूट जाएंगे और ये आपके पास दो सियानोबैक्टीरिया बन गए, इसको आप कहते हो बाइनरी फिशन। तो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो कॉलोनी में नहीं रह रहे होते, जो फ्री लिविंग होते हैं, वो इस तरीके से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिशन। अब अगर हम नॉस्टॉक की बात करें, पर्टिकुलर नॉस्टॉक की बात करें, तो नॉस्टॉक जो है एक तरीका अपनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक तरीका कहलाता है फ्रेगमेंटेशन और एक कहलाता है एकाइनाइड्स। फ्रेगमेंटेशन की पहले बात करते हैं, फ्रेगमेंट से निकला है ये। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है जी, कि ये सपोज करें आपके पास एक नॉस्टॉक का फिलामेंट है, ये एक नॉस्टॉक का फिलामेंट है और ये आपके पास आ गए हेटेरोसिस्ट। अब हो गई ये आपके पास नॉस्टॉक है, ये हेटेरोसिस्ट है जी, कहाँ है पॉइंटर, ये नॉस्टॉक का फिलामेंट है, इसमें ये एक हेटेरोसिस्ट है, ये एक हेटेरोसिस्ट है। मैंने आपको बताया कि दो हेटेरोसिस्ट के दरमियान ये जो पोर्शन होता है इसको आप कहते हो हॉर्मोगोनिया। ये क्या करेगा जी, जब इसको फ्रेगमेंटेशन करनी होती है तो ये अपने हार्मोगोनिया को सेपरेट कर लेता है, यानी दोनों हेटेरोसिस्ट के पास से ये जो है टूट जाएगा और हार्मोगोनिया अलग हो जाएगा। ये देखें जी, हार्मोगोनिया जो है वो अलग हो गया ऐसे। अब ये हार्मोगोनिया के ये जो आखिर के सेल्स होते हैं, एंड वाले सेल्स, ये वाले और ये वाले, ये ऐसे बाइनरी फिशन करना शुरू कर देते हैं, बाइनरी फिशन करते हैं और इनके सेल्स जो है वो, इसके जो हार्मोगोनिया के सेल है वो बढ़ जाते हैं, देखें बढ़ गए। उसके बाद ये जो आखिर के सेल होते हैं ये अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, लास्ट के सेल्स जो होंगे, एंड के सेल्स या बीच के कुछ कुछ सेल्स, जब बहुत ज्यादा फिलामेंट हो जाता है तो बीच के कुछ सेल्स अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और वो बन जाते हैं हेटेरोसिस्ट, और ये आपका पास एक नया नॉस्टॉक पैदा हो गया। ठीक, तो ये कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। आपके पास एक पेरेंट नॉस्टॉक मौजूद है, उसने क्या करा, अपना जो हार्मोगोनिया है यानी दोनों हेटेरोसिस्ट के बीच का जो फिलामेंट का पोर्शन है उसको अलहदा कर दिया। अब ये अलहदा हो गया, अब ये हो गया एक डॉटर नॉस्टॉक। अब ये अपने ये जो किनारे के सेल्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ये ऐसे ऊपर बाइनरी फिशन की तरह अपने सेल्स की तादाद को तोड़ तोड़ के बढ़ाते रहते हैं, एक से दो, एक से दो, एक से दो। इस तरह ये सेल की जो फिलामेंट है ये इसकी लंबाई बढ़ जाती है। फिर बीच में जो जगह जगह कुछ कुछ सेल्स होंगे वो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे, खाली वो नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देते हैं, ऑटोट्रॉफी नहीं करते यानी फोटोसिंथेटिक नहीं करते, सिर्फ अपनी नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं फिर हेटेरोसिस्ट और ये एक नया फिलामेंट तैयार हो गया। इस वाले प्रोसेस को आप कहते हो हार्मोगोनिया। उसके बाद दूसरा तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं एकाइनाइड्स। एकाइनाइड्स, एकाइनाइड्स क्या होता है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नॉस्टॉक है, ठीक है, ये एक नॉस्टॉक है जी, ये इसका चले हेटेरोसिस्ट आ गया, ये एक हेटेरोसिस्ट आ गया, ये एक हेटेरोसिस्ट आ गया। अब नॉस्टॉक के हार्मोगोनिया के कुछ सेल जो है वो थोड़े से अपने आप को सख्त कर लेते हैं। मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इस वाले सेल की, ये थोड़ा सा अपने आप को सख्त कर लेंगे, इनकी सेल वॉल जो है वो जरा मोटी हो जाती है। पहली बात याद रखिएगा, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, यानी कि जब हालात खराब होते हैं ना तब, पानी की किल्लत वगैरह वगैरह अनफेवरेबल कंडीशन में होती है एक आयनाइड, जबकि फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में करता रहता है।
तो होता क्या है कि ये जो आपके पास हार्मोगोनिया है, इसका कोई पर्टिकुलर सेल होगा, वो क्या करता है अपने अंदर खाने को स्टोर कर लेता है, अपनी सेल वॉल को, डबल लेयर जो सेल वॉल है उसको थोड़ा सा थिक कर लेता है और थोड़ा सा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो एकाइनाइड। इसको आप कहते हो एकाइनाइड। ये सेल वॉल थोड़ी सी सूज जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक हो जाती है, अंदर फूड मटेरियल जो है वो स्टोर कर लेता है, ये अपने अंदर बहुत सारे फूड मटेरियल को स्टोर कर लेता है, ये होता है एकाइनाइड। अब ये ऐसे जो है अनफेवरेबल कंडीशन निकालता है, जब तक हालात खराब है, कंडीशन सही नहीं है, उस टाइम तक एक एनाइड अपने आप को इसी कंडीशन में रखेगा। सेल वॉल सख्त करा हुआ है, अंदर जो है उसने अपने अंदर फूड मटेरियल स्टोर कर रखा है और साइटोप्लाज्म जो था सेल का वो स्टोर हुआ है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन की तरह छोटे छोटे से स्पोर बना लेगा। अब इस दौरान जब फेवरेबल कंडीशंस आने वाली होती हैं तो एक एनाइड क्या करता है जी, अंदर के जो सेल्स होते हैं उनको, अंदर के जो साइटोप्लाज्म तो उनको ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिनको हम एंडोस्पोर्स कह रहे होते हैं। हमने कल पढ़ा है ये बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन, मतलब अपने साइटोप्लाज्म को छोटे छोटे से पोर्शन में उसने तकसीम कर दिया। दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। फिर ये एंडोस्पोर्स क्या करते हैं, आपस में मिलके एक छोटी सी हार्मोगोनिया बना लेते हैं, ऐसे हार्मोगोनिया बना लिया। इस दौरान इन सारे प्रोसेस के लिए जो इनको खाना चाहिए वो इसने एक आइनेट ने अपने अंदर स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो आपके एक आइनेट ने अपने अंदर खाना स्टोर किया, साइटोप्लाज्म जो है छोटे छोटे से एंडोस्पोर्स में, ये एंडोस्पोर्स है, एंडोस्पोर्स में कन्वर्ट हो गया। फिर एंडोस्पोर्स आपस में ऐसे मिलकर एक लंबी फिलामेंट बना ली, ये हो गया हार्मोगोनिया। अब जब कंडीशन अच्छी होंगी तो ये एक हार्मोगोनिया, अब जब कंडीशन अच्छी होंगी तो ये एक काइनाइट जो है वो फट जाएगा और ये जो हार्मोगोनिया है ये बाहर आ जाएगा और फिर ये मजीद कंपाउंड्स ऑटोट्रॉप्स के जरिए अपने सेल्स की साइज को बढ़ाकर ग्रोथ कर लेगा, नया आपके पास नस्तक बन गया। तो ये दो बड़े तरीके हैं रिप्रोडक्शन के नॉस्टॉक के अंदर। पहला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जो दो हेट्रोसिस्ट होते हैं उनके बीच का जो हार्मोगोनिया वो अलग हो जाता है। फिर हार्मोगोनिया सेल डिवीजन के जरिए अपने साइज को बढ़ाता है, कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं फिर हेट्रोसिस्ट के अंदर और ये एक नया नॉस्टॉक तैयार हो गया। और दूसरा तरीका होता है जो अनफेवरेबल कंडीशंस में अपनाता है नॉस्टॉक, वो कहलाता है इकाइनाइड्स। इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं, कुछ वेजिटेटिव सेल्स हार्मोगोनिया के, वो अपनी वॉल्स को थिक कर लेते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनकी वॉल्स मोटी हो जाती हैं और अंदर जो है अपने फूड रिजर्व कर लेते हैं ये। उसके बाद इस दौरान जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं इस दौरान ये अपने अंदर एंडोस्पोर्स बनाकर हार्मोगोनिया बना लेता है। जब कंडीशंस अच्छी होती है तो एक आइनेट फटता है और एक नया जो है वो नॉस्टॉक तैयार हो जाता है। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चूंकि ये सियानोबैक्टीरिया है और सियानोबैक्टीरिया में हमने पहले पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट। अब हम इसके फायदे और नुकसानात की बात करें, इसके फायदे और नुकसानात की, तो नुकसान हार्मफुल इफेक्ट इसका कोई भी नहीं है। किस पेन से लिखूं, रेड से। नो हार्मफुल इफेक्ट ऑब्जर्व। अब तक हमने इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया क्योंकि क्योंकि ये जो है ये ऑटोट्रॉप होता है, अपना खाना खुद तैयार करता रहता है, हवा में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और फिर नाइट्रोजन, इनको यूज करके अपना खाना तैयार करता है। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसमें से जाकर उसमें से खाना ऑब्टेन नहीं करता, लिहाजा इसको किसी ऑर्गेनिज्म में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती। तो ये नॉन हार्मफुल होता है। अगर आप पानी पी लो जिस पानी में नॉस्टॉक होगा तो नॉस्टॉक आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, अंदर जाकर के मर जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अंदर जाके मर जाएगा, खत्म। तो इट हैज नो हार्मफुल इफेक्ट, जबकि इसके यूजफुल इफेक्ट बहुत है जी। पहला यूजफुल इफेक्ट, आपकी दुनिया में जो सबसे ज्यादा हवा के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है वो ये प्रोवाइड कर रहा है। आप जानते हैं कि एनिमल्स जो है या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं। अब हवा में आपकी, आप पौधे, जानवर, दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब हवा में से, ये एयर है, एयर में से हवा ऑक्सीजन जो है वो हम एनिमल्स जो है वो रिस्पायरेशन के दौरान यूटिलाइज कर लेते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। तो हम चूंकि रिस्पायरेशन कंटिन्यूसली कर रहे हैं, मुस्तकिल कर रहे हैं, रोकते नहीं है बिल्कुल भी, तो हमारी हवा में से ऑक्सीजन मुस्तकिल तौर पर कम हो रही है। तो फिर अब ये हवा में जो कमी आ रही है ऑक्सीजन की, ये कैसे पूरी होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस तैयार होती है और वो ऑक्सीजन गैस जो है फिर वो हवा में शामिल हो जाती है, तो ये एक ऑक्सीजन साइकिल हो जाती है। आप समेत तमाम एनिमल्स रिस्पायरेशन के दौरान ऑक्सीजन को हवा में से ले लेते हो, जबकि पौधे समेत बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस को आपको याद होगा इक्वेशन,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन होता है तो ये तैयार होता है सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और साथ साथ ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बनी है ये हवा में शामिल हो जाती है। अब ऑर्गेनिजम्स जो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जी? एल्गीज फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्लांट्स करते हैं जी फोटोसिंथेसिस, और सियानोबैक्टीरिया करते हैं जी फोटोसिंथेसिस। आज की दुनिया में आपकी जो ऑक्सीजन यूटिलाइज आपकी खत्म हो रही है फोटोसिंथेसिस करके हवा में जो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन डाली जा रही है वो ये तीन ऑर्गेनिज्म, इनमें सबसे ज्यादा एल्गीज जो है वो आपकी हवा में ऑक्सीजन डाल रहा है, क्योंकि एल्गीज यूनिसेलुलर होता है। इतनी सी जगह के अंदर बेतहाशा एल्गी मौजूद होता है, छोटे से पानी के अंदर भी लाखों करोड़ों एल्गीज की क्वांटिटीज होती हैं जी। हर एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, हर एल्गी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो यूं अब आप देखो ना, आपकी दुनिया में 75% पानी है, और इस 75% पानी में पौधे कम होंगे, एल्गीज तो होंगे ही होंगे। तो आपकी दुनिया के ये जो हायर प्लांट्स है, ये प्लांट्स हम समझते हैं कि पौधे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, सबसे कम प्रोवाइड कर रहे हैं हवा के अंदर प्लांट्स। सबसे ज्यादा हवा में जो ऑक्सीजन डाल रहा है वो एल्गी और सियानोबैक्टीरिया डाल रहा है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ये ज्यादातर खुशकी में होते हैं, आपकी लैंड पे पाए जाते हैं। लैंड आपको पता है जी, जमीन में सिर्फ 1% हिस्से पर मौजूद है, 3/4 हिस्से पे सॉरी, और 3% हिस्सा आपका पानी है। पानी में आपके प्लांट्स बहुत कम है। पानी आपका किससे भरा हुआ है? एल्गीज और सियानोबैक्टीरिया से। और यहाँ पर ये एल्गीज और सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन डाल रहा है। तो आपकी हवा में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आज की तारीख में एल्गी डाल रहा है, और फिर सियानोबैक्टीरिया। अगर आप दुनिया में से एल्गीज और सियानोबैक्टीरिया को खत्म कर दें तो प्लांट्स जो है ना वो इतनी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करेंगे कि हम सब सरवाइव कर जाए, मर जाएंगे। एल्गीज ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज्यादा हवा में ऑक्सीजन डाल रहा है। तो सबसे ज्यादा एल्गीज डाल रहे हैं जी। उसके बाद क्योंकि एल्गीज सबसे ज्यादा क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि एल्गीज की कई स्पीशीज है, बहुत सारे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर बहुत किस्म का एल्गी है, लिहाजा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ये वाला और प्रोवाइड कर रहा है। और सियानोबैक्टीरिया की तरह स्पीशीज कम होती है, इसलिए ये एल्गी से कम प्रोवाइड करता है। तो बहरहाल है तो इसका फायदा क्या कि ये ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर रहा है एयर के अंदर, बहुत सारा। दूसरी बात ये, दूसरा जो इसका फायदा ये कि मैंने आपको बताया कि दुनिया 5 अरब साल पहले बनी, उस टाइम पे बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ था सबसे पहले। बैक्टीरिया यानी कि बगैर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ था। फिर जब कंडीशंस अच्छी हुई तो बैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस किया। तो बैक्टीरिया के बाद जो दूसरा ऑर्गेनिज्म कहते हैं ड्राइव हुआ था, इवॉल्व हुआ था, वो ये था सियानोबैक्टीरिया। तो सियानोबैक्टीरिया आपका समझ ले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में से एक है, यानी कि जो आपकी दुनिया की शुरू टाइम की दुनिया थी उस उस वक्त के जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें एक जो है वो सियानोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे पहले इवॉल्व हुआ था, उसके बाद तो फिर सियानोबैक्टीरिया आ गया। अब जब सियानोबैक्टीरिया आया था तो सियानोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप था, इसने खूब दबा कर जो है वो फोटोसिंथेसिस की, और हवा में उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, इसने हवा के अंदर ऑक्सीजन डाली है। तो आपकी हवा में जो आज की आपकी जब दुनिया तैयार हुई थी उस टाइम पे हवा में ऑक्सीजन नहीं थी, बैक्टीरिया सरवाइव करा। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया एनाएरोबिकली रिस्पायरेशन कर सकता है, बगैर ऑक्सीजन के रिस्पायरेशन कर सकता है, इसलिए बैक्टीरिया सरवाइव कर गया था। लेकिन बैक्टीरिया के अलावा कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व नहीं हो सकता था, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन नहीं थी। फिर बैक्टीरिया ने क्या करा जी, कुछ बैक्टीरिया थे फोटोसिंथेटिक, वो ऑक्सीजन जो इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके हवा में ऑक्सीजन देना शुरू की। अब थोड़ी सी जब ऑक्सीजन हवा में आ गई तो फिर आया सियानोबैक्टीरिया, और इसने अपने आप को इवॉल्व, इसने जो है फिर इतनी सारी फोटोसिंथेसिस करी कि आपकी हवा में जो है वो ऑक्सीजन शामिल हो गई। तो ये इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि ये आपकी आपकी हवा के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा आपकी जो हवा, आपकी जो अर्थ थी उसकी जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर थी उसमें ऑक्सीजन को है वो इसने ऐड किया था। उसके अलावा तीसरा बड़ा फायदा जो है इसका, जो तीसरा यूसेज है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने आपको बताया कि ये आपकी एयर में से जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको कन्वर्ट कर लेता है ये नाइट्राइड्स में, नाइट्राइड्स या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर लेता है। और ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो खुद सियानोबैक्टीरिया यूज कर लेता है, अपने अंदर ले आता है, और इसकी मदद से फिर ये अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाता है। और अच्छा, अब कुछ, अब एक और मुझे लाइचेंस याद दिलाइए, मैं लिख लेता हूँ, लाइचेंस का भी जिक्र करूंगा, मैं भूल जाता हूँ इसको।
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सियानोबैक्टीरिया, हवा में से नाइट्रोजन को लेके ऑक्सीजन शामिल कर लेता है, नाइट्राइट्स बन जाती है और उसको फिर अपने लिए ये इस्तेमाल करता है, अल्लाह आपका भला करे, प्रोटीन वगैरह बनाने में। तो हम क्या करते हैं जी, हम नाइट्रोजन सियानोबैक्टीरिया को मिट्टी में गीली मिट्टी के अंदर रख देते हैं। अब गीली मिट्टी में रखने से हमें क्या फायदा होता है जी, कि ये हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट्स में और मिट्टी के अंदर हमारे पास नाइट्राइट आ जाती है, ये खाद तैयार हो जाती है, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर नाइट्राइट मौजूद है, नाइट्रेट्स मौजूद है। अगर आप इनमें पौधों को उगाओगे तो पौधों को पानी के साथ साथ नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स मिलेगा, जो वो अपने अंदर प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स को बनाने में इस्तेमाल करेंगे, उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है, इस वजह से हम इसकी मदद से फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। हम नॉनस्टॉप को मट्टियों में उगाते हैं, अपने पास मट्टियों के अंदर रख देते हैं, ये हवा की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्राइट्स बना देते हैं, तो हमारी उस मट्टी में नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स आ जाते हैं। फिर वो मट्टी हो गई खाद, फर्टिलाइजर कहते हैं हम उसको, फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं। फर्टिलाइजर में अगर आप पौधों फर्टिलाइजर्स को अगर आप पौधों में डाल दो तो फर्टिलाइजर्स के अंदर है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, पौधों को वो मिल जाता है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स। और फिर इन नाइट्राइट्स की मदद से पौधा जो है अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, उसकी खूब अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसकी वजह से हम नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली प्रॉपर्टी की वजह से हम नॉस्टॉप से फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। ठीक है जी, फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। अब जरा लाइसेंस का भी छोटा सा एक जिक्र कर देता हूँ। लाइसेंस क्या होती है जी, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर लाइसेंस, लाइसेंस क्या होती है जी, फंगस बाजुकात, फंगस जो है वो सियानोबैक्टीरिया के साथ मिलके रहना शुरू कर देता है, यानी एक जगह पर ये दोनों ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं जी, सियानोबैक्टीरिया भी और फंगस भी, ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये याद रखिएगा, फंगस हेटरोट्रॉप है, अपना खाना ऑर्गेनिज्म से हासिल करेगा, तो जाहिर बात है यहाँ पर फंगस सियानोबैक्टीरिया से खाना हासिल करेगा, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक दूसरे को काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा रहे होते हैं। ऐसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं सेम्बायोंट। सेम्बायोंट्स क्या होती है जी, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान ऐसा ताल्लुक, ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। एक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है ये। बैक्टीरिया जो है वो कुछ पौधों की रूट्स में डिवेलप हो जाता है, मैं आपको शायद बताया हो बैक्टीरिया के अंदर, हाँ हेटरोट्रॉप में बताया था आपको। तो बैक्टीरिया जो है पौधों की रूट में डिवेलप हो जाता है, बैक्टीरिया पौधे से जो है वो फूड हासिल करता है, पलटे में बैक्टीरिया जो है वो नाइट्राइट और नाइट्रेट पौधों को बना बना के देता है, तो ये दोनों को फायदा हो रहा है, इसको हम कहते हैं सिम्बायोट। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जी एक साइनोबैक्टीरिया की, किसके साथ, फंगस के साथ। साइनोबैक्टीरिया फंगस के साथ मिल जाएगा दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फंगस जो होता है सियानोबैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करता है, बाहर वाली लेयर फंगस की होती है, अंदर सियानोबैक्टीरिया होता है, फंगस को प्रोटेक्शन मिल रही होती है, फंगस की हिफाजत हो रही होती है, काफी बड़े एरिया में फैल जाता है सियानोबैक्टीरिया। ये सियानोबैक्टीरिया का फायदा है। जबकि फंगस का फायदा ये है कि सियानोबैक्टीरिया जो खाना तैयार करता है, ऑटोट्रॉप के जरिए जो खुद खाना तैयार करता है, फंगस वो हासिल कर लेता है। तो यूं जो है ये दोनों सियानोबैक्टीरिया और फंगस एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के बजाय दोनों मिलकर रहने लगते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। सियानोबैक्टीरिया खाना प्रोवाइड कर रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर, जबकि फंगस जो है इस रिलेशनशिप के अंदर प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इस ये जो आपकी स्पीशी तैयार हुई है ना, फंगस और सायानोबैक्टीरिया को मिला के, इनको हम कहते हैं लाइचेंस। अक्सर हमें जो है कुछ हम पानी वानी जहाँ पे कुछ हम देखते हैं जी कि कहीं गीली जगह है, वहां पर काई टाइप की डेवलप हुई होती है, ग्रीन ग्रीन सी, ब्लू ग्रीन सी हमें काई दिख रही होती है। और जैसे करक साहब नालों के पास देखें, गटर के नाले जो होते हैं या समंदरी जगहों पे चले आए, पत्थर वगैरह पे आप देखते हैं उस पर काई सी जमी हुई होती है। अब उस काई का शेड, अब वो काई कई कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एल्गी भी हो सकता है, याद रखिएगा, वो एल्गी भी हो सकता है और वो लाइचेंस भी हो सकता है। पर यूं कह लें, अगर आप एल्गी आप देखें ना सिर्फ ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है तो समझ जाए वो एल्गी है, और अगर आपको ब्लू ग्रीन शेड से आ रहा है तो समझ जाए वो लाइचन है, सियानोबैक्टीरिया नहीं है, लाइचन है। अगर उसपे ग्रीन, वो लाइचन होता है जी, वो ग्रीन ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको, साइड साइड से जो है ना उसमें ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा होगा, जो साइड साइड का ट्रांसपेरेंट है वो फंगस है, और जो बीच में ब्लू ग्रीन सा नजर आ रहा है वो सियानोबैक्टीरिया। तो लाइचन एक बड़ा खास किस्म का ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ है। तो ये लाइचन है, लाइचन भी आपका जो है वो मैंने जिक्र कर दिया। अब हमारा यहाँ पर ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटी, वो खत्म हो जाएगा। कोई सवाल है बेटा तो माइक खोल के पूछ लो, नहीं तो फिर हम अपनी क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। माइक खोल के कोई सवाल है तो पूछ लिएगा।